ये बहुत विचारणीय विषय है। हमने मेरे सामने जो भी सामान आता है, वस्तु आती है, मैं उसको निर्माण की प्रोसेस को देखता हूं कि क्या पूर्व योजना के बिना यह वस्तु बन सकती थी, क्या इसका निर्माण किसी के मस्तिष्क में पहले बना होगा। जैसे हमने कहा कि ये बनने बड़े बड़े महल दिखने वाले भवन, हमें बहुमंजिली इमारतें, क्या ऐसे ही बन जाती हैं, पहले दिमाग में बनती हैं। हर व्यक्ति जानता है कि वो कहता है कि पहले मस्तिष्क में बनती है, तब वो शेप लेती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि हम जब सृष्टि निर्माण पर बात करें तो तर्क वितर्क यदि हमने नहीं किया, क्या अपने आप तत्व मिल गए और संसार बन गया? यह विषय अगर हमने ग्रहण कर लिया तो फिर हमने शायद बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। बुद्धि कहती है कि कोई भी तत्व बिना योजना के आपस में नहीं बन सकता। तो ये सृष्टि प्रक्रिया पर, इस पूरी प्रकृति जो बनी हुई है, जो आपको, जिसे आप नेचर कहते हैं, ये कैसे बनी, एक छोटा सा मैंने केवल उदाहरण लिया है कि परमाणुओं को अपने अपने अनुपात में मिलाने का दायित्व तो किसी न किसी शक्ति का, जो चेतन हो, जो लिविंग हो, जो एक्टिव हो, जिसके पास सामर्थ्य हो, उसके द्वारा होता है। एक उत्तर हमें मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ऐसा अनुपात किसने मिश्रण किया? ईश्वरवादी कहेंगे ईश्वर ने किया, अनिश्वरवादी कहेंगे जो ईश्वर को नहीं मानते, जो विज्ञान का आज हम देखते हैं, कहते हैं अपने आप बन गए। पर हमारा आपका दायित्व बनता है अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकसितता की ओर ले जाने के लिए कि हमें विचार करें, क्या परमाणु अपने आप संघात कर सकते हैं? यह बुद्धि का विषय है। इस बौद्धिक तत्व को हम कहते हैं ऊह और अपोह। शब्द बहुत सरल हैं, संस्कृत के लगते हैं आपको, अर्थात तर्क और वितर्क। पर यहां पर कुतर्क कहीं नहीं कहा था। हम तर्क और वितर्क में कुतर्क को न ले आए कहीं। महत्व है तर्क का। तर्क मैंने दिया कि ये परमाणुओं का जो समायोजन है, जो इकट्ठे हुए हैं, ये किसी न किसी व्यवस्था के तहत, जो चेतन सत्ता है उसके तहत इकट्ठे हुए हैं। आपने पक्ष दिया या किसी व्यक्ति ने पक्ष दिया कि अपने आप इकट्ठे हुए हैं। अब ये अपेक्षा है कि दोनों के विषय को हम बुद्धि के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा सिद्ध करें कि क्या एक छोटी सी सुई के परमाणु भी अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं? नहीं होते। एक कागज बनता है, एक लोहे से कोई सामान बनता है, उनको भी शेप पहले मस्तिष्क में आती है, फिर वो बनती है। तो ये मैंने केवल उदाहरण इसलिए दिया कि तर्क और वितर्क हमें सिद्ध करते हैं कि बुद्धि के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, और तब हम छठे तत्व पर पहुंचेंगे जिसे हम कहते हैं यथार्थ ज्ञान। आप किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया को देखते हैं, अनेक पक्ष रखे जाते हैं, लेकिन न्यायाधीश दोनों के पक्षों को ध्यान से सुनता है। आप सोचिए, उसको जानने के लिए नहीं सुनना कि वो कुछ जानता नहीं है, परंतु जो घटना हुई है उसको जानने के लिए वो न्यायाधीश सुनता है, इच्छा पूर्वक सुनता है, उसको ग्रहण करता है, फिर उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखता है, फिर उन दोनों के तर्क और वितर्क की प्रक्रिया पर अध्ययन करता है। तब कहां पहुंचता है वो? तब निर्णय तक पहुंचता है। और ये निर्णय तक ले जाने वाला जो तत्व है मित्रों, वो तत्व है बुद्धि। और वो यथार्थ शब्द कहा गया है। बड़ा सरल शब्द है, जरा जोड़ लीजिए। संस्कृत में बहुत सरल शब्द होते हैं, कठिनाई है ही नहीं। यथा धन अर्थ, अर्थात जो वस्तु जैसी थी उसको जानना यथार्थ हुआ। और इन सोपानों से गुजरकर जब हम यहां पहुंचते हैं तो हमारे पास यथार्थ होता है। और बिना सोपान के गुजरे हुए आग्रह बना करके अगर हम चलते चले जाते हैं कि हमें तो जो कुछ बड़े व्यक्ति ने कह दिया है तो मानना है, या मैं जिस राइटर की पुस्तक पढ़ रहा हूं वो तो गलत हो ही नहीं सकता, परंतु एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक ये लिखता है सदैव कि मेरा जो प्रयोग है वो अंतिम नहीं है, इससे आगे भी आप अपनी प्रयोग करने की प्रक्रिया को जारी रखें। ये किस बात को सिद्ध करता है? क्योंकि मेरी आपकी सबकी बुद्धि में भिन्न भिन्नताएं उसकी क्षमता की भी हैं। हमारी जो एक बहुत बड़ी विडंबना है वो ये है कि हम स्थापित वस्तु को सही मान लेते हैं कई बार। ये बुद्धि का तत्व कहता है व्यक्तित्व का कमजोर पक्ष है। जो तीव्र मेधा वाला व्यक्ति है, हाँ, हर बात का विरोध करना भी कमजोर पक्ष है, हर बात के साथ अपने पक्ष स्थापित करना भी कमजोर पक्ष है, परंतु स्थापित को सदैव सत्य मान लेना भी कमजोर पक्ष है। तो इसलिए सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता इस सुप्रीम पावर ने, परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने, आप जो भी नाम लें, उसने हमें और आपको सबको दी है कि हम इन सोपानों से गुजरते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। तो निश्चित रूप से यथार्थ ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। बुद्धि के कितने सोपान हो गए?
पहला सोपान सुनने की इच्छा पैदा करना, दूसरा सोपान फिर सुनना, तीसरा सोपान ग्रहण करना, चौथा सोपान उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके धारण करना, पांचवा सोपान वो कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, तर्क और वितर्क द्वारा उसको निर्णय तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना। और ये प्रयास हमारी बुद्धि की उन सारी शक्तियों का प्रयोग कराता है। देखिए, जब जब मनुष्य ने किसी विषय को एक यथार्थ तक ले जाने की इच्छा रखी तो वो इन 6 सोपानों से गुजर करके पहुंचता है। और 7वां सोपान व्यक्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है और वो है तत्व ज्ञान का। ये तत्व ज्ञान पर आकर के ही बहुत विवाद खड़े हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने को फिलोसफर कहता है, दार्शनिक कहता है और ये कहता है जो मैंने कहा वही तत्व अंतिम है। इन विवादों से बचते हुए हमें और आपको कहाँ देखना है कि हमें अपनी सामर्थ्य का पूरा प्रयोग करके कुछ बातों पर तो जरूर एक हमें चिंतन करना पड़ेगा। और वो वही तत्व ज्ञान केवल क्या है, बहुत सरल शब्दों में मित्रों बताना चाहता हूं। व्यक्तित्व के लिए तत्व ज्ञान है कि हमें जो जीवन मनुष्य का मिला, पहला प्रश्न पैदा कर लें हम अपने आप से स्वयं कि मैं किस लिए इस संसार में हूं, मेरी उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर लाइफ। यदि ये हमें पता लग जाए तो निश्चित रूप से हम तत्व ज्ञान तक पहुंचने की इच्छा पैदा करेंगे। पर हमने किया क्या, हमने तो जो ऐसा कुछ रास्ता बना आ रहा था, जो परंपराएं चली आ रही थी, ये नहीं देखा ये परंपरा कितनी पुरानी है, कितनी नई है, या किसका उपयोग क्या है, या मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, पर मैंने उसके आगे चलना शुरू कर दिया। आज से 20 साल पहले परंपरा थी कि कुछ शिक्षा मिल जाए, नौकरी मिल जाए। आज परंपरा उसमें और आगे बढ़ गई, क्या विषय हो गया, बड़ी से बड़ी नौकरी मिल जाए। ये जो तत्व ज्ञान मैं कह रहा हूं वो यही है कि मेरा जीवन आखिर किस बात से प्रसन्न और सुखी निरंतर रहे, कंटिन्यूएशन में लगातार सतत मेरे साथ सुख जुड़ा रहेगा, ये आवश्यक है। मैं तो इसी को तत्व ज्ञान मानता हूं। मेरा सुख बाधित ना हो, मेरी शांति बाधित ना हो, मेरा आनंद बाधित ना हो, मैं जिस समाज और जिस राष्ट्र में, जिस परिवेश में रहता हूं, वहां मेरे जैसे सभी सुखी दिखने लग जाएं। ये क्या ये तत्व ज्ञान कम है? ये तत्व ज्ञान इन बुद्धि के 6 सोपानों से गुजरते हुए 7वें सोपान के रूप में थोड़ा सा और व्याख्या कर दूं कि ये जो आत्मा है, जिसे मैंने सोल कह दिया, मैं आ गया हूं संसार में, शरीर मुझे मिल गया है, इस शरीर के साथ आखिर मैंने क्या क्या करना है, इन कौन कौन चीजें हैं जो सदा रहती हैं, यही तत्व ज्ञान है। कौन कौन है जो बनती और बिगड़ती हैं। जब मैंने देखा जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होती है, ये शरीर बनता और बिगड़ता है, तो इसके लिए शब्द दे दिया हमने। संस्कृत में कह दिया ये अनित्य शरीर है, हमने किसी और भाषा में कह दिया ये नष्ट हो जाता है। मतलब जो शब्द आ रहे हैं ये उन पदार्थों के लिए, तत्व ज्ञान को लेकर के बहुत बड़ा बखेड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना जानना है कि आखिर मेरा ये जीवन किस लिए है। इस जीवन में तत्व ज्ञान यही है कि मेरा आनंद सतत रहे, मेरे बाधाएं न आ जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होते हैं। व्यक्तित्व बाल्यकाल में जो था, युवावस्था में जो था, प्रौढ़ावस्था में जो है, वृद्धावस्था में जो होगा, इस सब में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यक्तित्व का परिवर्तन की अपेक्षा भी रखता है। पर एक बात ध्यान रहे, व्यक्तित्व तो परिवर्तित होगा व्यवहार की दृष्टि से, परंतु हमारा एम परिवर्तित ना हो, उद्देश्य परिवर्तित ना हो। जो शाश्वत उद्देश्य है वो है प्रसन्न चित्त रहने का, आनंदित रहने का, दूसरे को सुखी रखने का। और आज अगर हम उसमें कमी कहीं पा रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम 7वें तत्व को बुद्धि के भूल जाते हैं, और वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यही कह रहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मैं जैसा व्यवहार अपने लिए नहीं चाहता वैसा दूसरों के साथ ना करूं। यह भी एक तत्व ज्ञान है। धर्म के नाम पर आज विवाद है, अध्यात्म के नाम पर विवाद है। इन सब विवादों में ना जा करके यदि हम ये मान लें कि मेरे व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर मुझे ले जाना है, तो इस बौद्धिक सोपानों से गुजरना होगा। इन 7 सोपानों पर टिक करके जो मेरे लिए अनुकूल है, अनुकरणीय है, उसको मैं सुनने की इच्छा रखूं। मेरे लिए का मतलब मेरी आत्मोन्नति के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे सहज और सरल जीवन के लिए। बंधुओं, आज बहुत बड़ी आवश्यकता हमारी सरलता और सहजता की है। हम सहज सिंपलिसिटी को, सहजता को खोते जा रहे हैं।
और जो हमारे जीवन में साधारण तत्व हैं वो कहीं खोते चले जा रहे हैं। मैं कहा करता हूं अक्सर, दर्शन का स्थान प्रदर्शन ने ले लिया है। जो हमारे चिंतन का विषय था वो आज प्रदर्शन का विषय बन गया है। ये भी व्यक्तित्व का एक बहुत कमजोर पक्ष है। मैं क्या दिखाना चाहता हूं, क्या लोग मेरे को देख करके प्रसन्न होंगे? अरे मेरे व्यवहार को, मेरी वाणी को, मेरी वाक केवल जीवन शैली को, इन सबको साथ जोड़ करके फिर वहीं आता हूं। 3 अप्रोच हमने देखी, फिजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड इंटेलेक्चुअल अप्रोच। इसमें भारतीय और वेस्टर्न सभी चिंतकों ने बहुत समन्वित विचार दिए हैं। मैंने डेशियल का उदाहरण दिया था, आल्पोर्ट का दिया था। ऐसे ही अनेक वैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिकों ने जो बात कही वो यही है कि हमारे आंतरिक और बाह्य गुणों का समावेश व्यक्तित्व है। दूसरा, हमारे व्यवहार से परिलक्षित होने वाला तत्व व्यक्तित्व है। तीसरा, हमारी वाणी से, हमारी विनयशीलता से परिभाषित होने वाला तत्व हमारा व्यक्तित्व है। तो इस व्यक्तित्व तत्व पर बहुत व्यापक चिंतन करते हुए हमें व्यक्तित्व निर्माण की इस प्रक्रिया में अपने को लगाना है। ये व्यक्तित्व नित्य प्रति प्रौढ़ होता जाए, परिपक्व होता जाए, मैच्योर होता जाए, ये हमारे लिए आवश्यक है। हम एक लीक बनाकर ना बैठ जाएं, मेरा तो ये आग्रह बन गया, मैं हूं तो ठीक हूं, मैं हमेशा ठीक हूं, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि मैं जो कुछ इस समाज से दे रहा हूं, मेरा दायित्व है कि मैं उसमें से कितना अच्छा ले लूं, कितना उत्तम ले लूं और उसे लेकर के फिर बांट दूं। ये जो व्यक्तित्व के पक्ष हैं, मैं अगर संक्षेप में इसको देखूं तो आशावादी दृष्टिकोण बनाइए, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का समन्वय स्थापित कीजिए और अपनी शरीर संरचना, मनोशरीर संरचना और बौद्धिक संरचना, इन तीनों पर केंद्रित होकर के अपने व्यक्तित्व को परिमार्जित और परिष्कृत कीजिए। ये व्यक्तित्व को, अब अगला सोपान व्यक्तित्व का विकास है। बहुत सारी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, भारतीय भी हैं, वेस्टर्न भी हैं। उन पर विचार करेंगे, दृष्टि डालेंगे कि हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे कैसे प्रभावित होता है और किन किन परिस्थितियों में व्यक्तित्व हमारा और विकसित होने से कई बार बाधित हो जाता है। तो इन सब विषयों पर विचार करेंगे।